अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का ठहरा मैं हूं वकास वलाना। आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताबड़तोड़ हमले साबिक वजीर आज़म इमरान खान और नवाज शरीफ पर किए। उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन से इसलिए इलेक्शन में जा रहा है क्योंकि वो जेल से बचना चाहता है और दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हमारे साथ किसी का मुकाबला नहीं हो सकता, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम अवाम अवाम हमारे साथ है। इससे पहले भी बिलावल उन्हें कह चुके हैं, कल ही नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कि अगर इनका मुकाबला उन्हीं के साथ है, इनका मुकाबला उन्हीं के साथ होना है या इन्होंने उसके साथ लड़ पड़ना है जो इसे पहले भी लाए, 2/3 अक्सरियत दिलवाई, अब फिर दोबारा से लाएंगे, 2/3 अक्सरियत उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, दोबारा फिर आएंगे, फिर उनसे लड़ेंगे। तो इसलिए पहली दफ़ा अवाम के साथ इलेक्शन के ज़रिए आकर तो दिखाएं। अगर आप सिलेक्ट होकर आए तो ना ही अवाम ने आपको मानना है और ना ही हमने आपको मानना है। आज तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें फौरी तौर पर बल्ले का निशान सर्टिफिकेट जारी करे। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड के अंदर जुबैदा जलाल चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। उज़मा कारदार साहिबा, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा, पहली दफ़ा ही होगा, अगर सिलेक्ट होकर ना आए तो अवाम का मुकाबला करके आ जाएं। अगर आप इस तरह जिस तरह आप लग रहा है आएंगे तो ना ही अवाम ने मानना है और ना ही बिलावल ने मानना है आपको। शुक्रिया वकास। देखिए, अवाम ने तो अपना रेफरेंडम 21 अक्टूबर को दे दिया था। देख ही लिया था कि वो पाकिस्तान के चारों कोनों से कैसे काफले आए थे कि सारी जो मोटरवेज हैं वो भी चौक हो गई थी। तो अवाम की बात तो आप छोड़ दें, वो तो सबको पता चल गया है कि उनके उनके दिल किसके लिए धड़कते। अब रही बिलावल साहब की बात, पहले तो मुझे इनके साथ हमदर्दी थी, लेकिन अब तो ये बेचारे काबिल रहम हो गए हैं। काबिल अब रहम। देखे ना, जो एक औलाद अपने बूढ़े बाप की जो बात है उसका भी लिहाज ना करे। कितना समझाया जरदारी साहब ने कि ना ऐसे बातें करो, तुम्हें पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है, हम नहीं इस वक्त जीत सकते, औकात नहीं है। हमारे पास नंबर गेम नहीं है, तुम्हारा तजर्बा नहीं है, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन बिलावल साहब जो है ना, वो किसी और ही मेरे ख्याल में दुनिया में बस रहे हैं जहां पे वो पीएम की सीट से उतर ही नहीं पा रहे हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किसको पुकार पुकार के ये इल्तिजाएं कर रहे हैं। मेरी तरफ देखें, मैं यंग हूँ, ये इनकी तरफ ना देखें, ये आपके साथ लड़ पड़ते हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं बिल्कुल आपके मेयार पे पूरा, किसको किसको कह रहे हैं। एक तो बड़े अफसोसनाक ये पहलू है वकास कि बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये घसीटते हैं। अब कह रहे थे जी मियां साहब 3 दफा इन्होंने क्या तीर मारा, जो अब चौथी दफा। भैया आप भी तो 3 दफा आ चुके हैं। आप अपना अपनी 2 दफा बेनजीर भुट्टो आई, फिर उसके बाद ये यूसुफ रजा गिलानी पीएम थे, इनके अपने वालिद सदर थे। तो आप क्यों इतना शोर डाल रहे हैं 3 दफा का। आप अपनी जोर आजमाई कर ले। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है। अब पंजाब में पिछली हुकूमत में इनके पास टोटल 5 बंदे थे पंजाब असेंबली में। इस दफा इनको 5 भी नहीं मिल रहे और ये बढ़ के ऐसे मार रहे हैं जैसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर बन के तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान के सर पे सवार हो चुके हैं। तो अब इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने अपनी सीवी प्रेजेंट कर रहे हैं और ओके, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये तो उनसे आप प्लीज जाके सवाल कर लें। चलें ज्ञानचंद साहब, एक तो आप बता दें यार, सीवी किसको देनी है? सीवी उसी की मिलती है या उसी की कबूल की जाती है जिसके पल्ले कुछ होता है, जिनकी कोई औकात होती है। आप लोगों की औकात कोई नहीं और बूढ़े बाप का ये हाल कर दिया है कि उज़मा कारदार साहबा को हमदर्दी से काबिल रहम पर सूरत हाल लेकर आ गई हैं वो। जनाब ज्ञानचंद साहब, देखें, इनको इनकी औकात का पता तो जब 12 तारीख को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चलेगा और जो बिलावल साहब ने मुतालबा किया है कि कोर्ट जो है वो ये भी तय करे कि कौन कौन सहूलतकार थे, जिया के साथ कौन कौन सहूलतकार थे, कौन जजेस थे, कौन वकील थे, कौन कौन सियासतदान थे। तो इनको अपनी औकात का पता, मेरा ख्याल है वो काजी फायज जैसा के फैसले में वो ही इलेक्शन के मिल औकात जाएगा। की बात कर रही थी यार। हम नहीं, इलेक्शन की जहां तक बात कर रही हैं, तो जब इनका औकात को पता चलेगा तो उनको पता चलेगा कि बार बार जो कभी बीमारी का बहाना करना है, कभी
जद्दा चले जाते हैं, जहाज़ों में चढ़ के जाते हैं, जहाज़ों में वापस आते हैं, तो उनकी औकात क्या होता है? हम तो खून का दरिया पार करके इस जगह पे खड़े हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि जमहूरियत के लिए हम हमारे जो लीडरान थे, पहले जो लीडरान थे उन्होंने भी कुर्बानी दी है, हमारे वर्कर्स ने भी कुर्बानी दी है। अब भी हमारा नौजवान लीडर मैदान पे खड़ा है, अवाम के साथ खड़ा है। तो इनको तो अपनी औकात को देखना चाहिए कि किस तरह से मिन्नतें तरले करके आप इधर आए हैं। आपका वोट को इज्जत दो को नजरिया छोड़कर अभी 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 ये बातें कर लगे कि हम अकेले नहीं लड़ सकते। कभी वो आईपीपी के पास चले जाते हैं, कभी क्यू लीग के पास चले जाते हैं। तो इन बेचारों का बस चले तो सबके वो जो बूट पॉलिश वाला कहते हैं ना, तो ये अब इलेक्टेबल के बूट पॉलिश पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, चले मैं पूछता हूँ इलेक्टेबल्स के बूट कितने पॉलिश कर लिए हैं इन्होंने। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी औकात है कि वो इलेक्शन जीतेगा? मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया जा सकता है कि हकी और सकी ये कई बात तो नहीं की जा सकती। जी सर। अलबत्ता जो जमात हर जगह अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी चारों सूबों में, तो वही दो हम होंगे ना वज़ीर आज़म के। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में ये दोनों वज़ीर आज़म के दौर में हैं, और देखे इन्हीं दोनों में से कोई जीतेगा। और हमारी जो दुआ है जो जीते वही सुल्तान। जी मुफ्ती साहब, जो जीता वही सुल्तान, जो जीता वही सिकंदर, और जो हारा वो उसके साथ मिल जाएगा इस दफा। ऐसा ही होगा? हंस रहे हैं आप, ऐसा ही है ना मुफ्ती साहब? अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों रचाई हुई है जनाब, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले की? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसका वजीर। तो फिर क्या जरूरत है भाई इलेक्शन करवाने की? ये रंग ये बयानात, ये जलसे, ये लोगों को कहाट में, कभी बलोचिस्तान में, कभी कहीं पर बिजी करने की क्या जरूरत है मुफ्ती साहब? बताइए जरा। नहीं तो जंग इसी बात में है ना कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और कौन वजीर बनेगा। तो जो वज़ीर आज़म बनेगा उसकी मेहनत ज्यादा होगी, तो वो जगह जगह अपने लिए मेहनत तो करेगा। यही अभी तय तो नहीं है ना कि ए बनेगा या बी बनेगा, तो हर एक आदमी अपनी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत का सवाल मिल जाएगा। आवाम जिसको बोल देंगे इंशाअल्लाह बन जाएगा। ठीक है। ले जी उज़मा साहिबा, एक तो लोग किसी और के बूट पॉलिश करते थे बकौल ज्ञानचंद साहब के, आपने तो इलेक्टेबल्स के पॉलिश करना शुरू कर दिए, और जो बूट नहीं पहनते, कोई चप्पल पहनते हैं, वो भी पॉलिश करना शुरू कर दी। कोई खातिर खा कामयाबी हासिल हुई आपको? देखिए वकास, पीपल्स पार्टी के जो भाई हैं इनकी तकलीफ बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है जरदारी साहब जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और इन्होंने बड़े प्रोग्रामात बनाए हुए थे। ये सारे बलूचिस्तान में जो ज्वाइनिंग्स नून लीग में हुई हैं, ये अपने सोच के बैठे हुए थे कि ये तो सारे हमारे तरफ आ रहे हैं। फिर इन्होंने बड़ा जनाब कोशिश की जनूबी पंजाब में भी इनको इलेक्टेबल्स जोड़ने की कि ये सारे पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे तो हमें तो बहुत ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी। अब ये सब मामला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से पहले। वो जब आए हैं तो इनके सारी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, क्योंकि आपने देखा है कि लोग जोक तर जोक हर कोई चाह रहा है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में जीत जो है वो नून के टिकट पे है। तो अब देखें ना, फिर इसीलिए इनको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। एक इन्होंने एमक्यूएम से भी बंदा भी ज्वाइन कराया है, कोई एक बलूचिस्तान से भी कराया है। खुद ये करें तो बहुत हलाल है लेकिन कोई और करे तो यानी इनकी अच्छा, इनकी बूट पॉलिश हलाल और आपकी हराम। यही नहीं, बूट पॉलिश की बात नहीं है। देखें, जो छोटी पार्टियां होती हैं और जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनकी उनके लिए बहुत मामला ये एट स्टेक होता है। उन्होंने उसके साथ जुड़ना होता है, पार्टी के साथ, जो वो उनको नजर आ रहा हो कि ये हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हलकों में लोगों के लिए काम करवाने होते हैं, उनको हर डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए होती है। तो वो सब उधर ही आते हैं जहाँ पे हुकूमत बनने जा रही हो। तो इनके पास किसने आना है? ये तो नेशनल पार्टी एक जमाने में थी, अब सिमट के सिंध में आ गई है। अब इनका तो कुछ बचा नहीं किसी और सूबे में।
तो इसलिए ये लोग जो हैं ये भी काबिले कदर हैं। ठीक है, काबिले कदर है, काबिले और रहम, इनके साथ काबिले रहम से इनको काबिले साथ कदर हो। लेके चलना जो है ये अच्छी जमहूरियत का ये हुस्न है, ये स्ट्रेटजी होती है। ज्ञानचंद साहब एक बात तो सही कह रही है ना वो, कि देखें आप सिंध के अंदर पार्टी है, बलूचिस्तान की पार्टी आपके साथ क्यों आएगी, क्योंकि आपकी सिंध की पार्टी है। आईपीपी पंजाब के अंदर है, उसने पंजाब को अपना कंसंट्रेट किया हुआ है, वो आपके साथ क्यों आएगी, क्योंकि आप सिर्फ सिंध की पार्टी हैं। बलूचिस्तान या केपीके से जो पार्टीज हैं वो आपके साथ क्यों आएंगी, क्योंकि आप सिर्फ सिंध की पार्टी हैं। पार्टी तो इस वक्त नेशनल एक ही है, वो है नून लीग, और दूसरी वैसे खत्म हो चुकी है। तो आपकी औकात बता दी उन्होंने। देखिए उज़मा साहबा ठीक कह रही हैं कि बंदे उसके पास जाते हैं जहां से जीतने की कोई उम्मीद जब ना हो, उनके किसी के बगैर जीतने की उम्मीद ना हो। तो नून लीग को भी उम्मीद नहीं है जीतने की, इसलिए मारे मारे फिरते हैं कि कभी किस पार्टी के पास चले जाते हैं, कभी किस पार्टी के पास चले जाते हैं, तब किसी ना किसी तरह से मांगे तांगे के कुछ सीटें ले लें। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार की जंग नहीं भिड़ी। अगर इक़्तिदार की जंग लड़ते तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए भी कहीं न कहीं से मौका निकल सकता था भागने का। ये तो भागते हैं, वापस आते हैं, फिर इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और इनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है अगर इक़्तिदार का आसरा मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ये समझते हैं कि हम नहीं जीत सकते, इसलिए मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं जिनको कल चोर, डाकू, चीनी चोर कहा जाता था, उनको मिन्नतें तरले कर लें कि हमारे साथ मिल जाओ। जो चौधरी बरादरान हैं उनके लिए भी इनके जो कुछ था वो आपके सामने है, तो उनको भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से सीट एडजस्टमेंट कर लो, कुछ ना कुछ हमारी इज्जत बच जाए। बिलावल साहब तो खुल्ला कह रहा है कि हम अवाम के भरोसे पे, हम अवाम के साथ है, अवाम हमारे साथ है, हम इलेक्शन में जाएंगे, जिसका भी वोट मिले। हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये मैनेज कर रहे हैं। हम लाडला ना बने थे ना बनना चाहते हैं, कोई लाडला बन रहा है, कोई लाडला प्लस बन रहा है। तो बात तो सबके सामने है कि भाई कौन अवाम का नुमाइंदा है, कौन इधर उधर से सीटें लेना चाहता है। तो मुल्क के मफाद में यही है कि अवाम को फैसला करने दिया जाए। हम समझते हैं कि अवाम हमारे साथ है, अगर अवाम हमारा साथ देती है तो हमें माना जाए, अगर इनको देती है तो इनको माना जाए। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स है, जो इंजीनियरिंग्स हैं, इनको छोड़कर अवाम पे भरोसा करना एक दफ़ा सीख लें तो मेरा ख्याल है इनकी भी भलाई हो जाएगी, मुल्क की भी भलाई हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, बकौल उज़मा कारदार साहिबा के, जो छोटी पार्टी होती है वो बड़ी पार्टी के पास इसलिए जाती है क्योंकि उसने हुकूमत में आना है, जो कि इस वक्त नून लीग कह रही है कि लोग इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। और ज्ञानचंद साहब के मुताबिक अगर छोटे इसलिए बड़ी पार्टी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़ी पार्टी ने हारना है तो उसे दूसरों को मिलाकर इख्तिदार में आना है। आप लोग नून लीग के पास क्यों गए? हमारी तो नून लीग के साथ जो कुर्बत है वो नजरियाती हम आहंगी है। अच्छा जी। हम दोनों का एजेंडा करीब करीब एक जैसा है, इसलिए हमारे मिलने में कोई कबाहत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ लेकिन आपका प्यार मोहब्बत जरदारी साहब के साथ ज्यादा था माजी करीब में ना, उनसे भी गिले शिकवे भी है ना। क्या है? तो गिले शिकवा ये है कि 2008 में और 2013 के अंदर हमारे कुछ सीटें हम जीत गए थे सिंध में, अंदरून सिंध में, तो फिर वो हमें नहीं मिली ना। तो हम उनको बड़ी पार्टी सिंध की जो तस्लीम करते हैं, वो हमें देहात में छोटी दूसरी बड़ी पार्टी या नहीं तस्लीम करते। तो हमारे शिकवे तो थे, लेकिन हम क्योंकि बहुत ज्यादा संजीदा लोग होते हैं तो उन शिकवों को खींचते नहीं है, तो इसलिए उनसे हमारे गिले भी होते हैं और ताल्लुक भी होता है। और नून लीग के साथ हमारी नजरियाती हम आहंगी है। और फिर एक और बात भी है कि जहाँ वो तकड़े हैं वहाँ हम कमजोर हैं, जहाँ हम तकड़े हैं वो कमजोर हैं। अब किसी के बलूचिस्तान के अंदर नून कमजोर है तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ज्ञानचंद साहब की बात ठीक हुई ना कि मुस्लिम लीग नून उस तरह से बड़ी पार्टी नहीं है कि वो जीत रही है, आप इसलिए उसकी तरफ आ रहे हैं, आप इसलिए उसकी तरफ जा रहे हैं कि जहां पर वो कमजोर है आप साथ मिलकर उसे जिताएंगे। तो कमजोर दो कमजोर मिल गए हैं और अकेली मजबूत पीपल्स पार्टी को अकेला छोड़ दिया और वो आप पे भारी ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीट टू सीट होता है, देखा जाता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उन पर फैसला करना होता है। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ नहीं है, लेकिन इंतखाबात में अगर हम नून के साथ गए तो इसका ये माना नहीं है कल आखिर हम एक दूसरे के विरुद्ध बनेंगे, हुकूमत बनेगी और खुदा न खासा वो हैंगिंग हुई है
और फिर जमहूरियत के लिए मुश्किल होगा तो फिर जरदारी साहब और मौलाना साहब एक साथ होंगे। यानी कोई ऐसी हमारे मुस्तकिल मोर्चा नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ जो हमने लगा रखा है और उनके खिलाफ बोलेंगे या हमारे खिलाफ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम समझते हैं ना पार्टी वाले कि हमें किस समाज के साथ जाना है। तो फिलहाल तो हम नून के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर नहीं है। हो सकता है कि ये सीटें भी हो उसके अंदर हमारे पीपल्स पार्टी का उसमें इतिहाद हो जाए। तो हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, सबके लिए काबिल कबूल हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ठीक। अच्छा उस्मान साहबा, एक चीज़ तो सही है, आपने सारा इत्तेहाद कर लिया, 16 में आप साथ रहे, उसके बाद आप एक दूसरे के खिलाफ हैं। नून लीग उस तरह से शायद तनकीद नहीं कर रही जिस तरह आप बिलावल रोजाना की बुनियाद पर तनकीद कर रहे हैं। तो आपने शुरू में जैसे कह दिया कि बाप की इज्जत का लिहाज नहीं रख रहे बिलावल, तो बाद में माफ़ी की गुंजाइश है इन सारे बिलावल के बयानात के ऊपर, क्योंकि पेट फाड़ने के ऊपर उन्होंने भी माफ़ कर दिया, आप भी कर देंगे? देखिए विकास, बिलावल इस वक्त एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा। अपनी डुबकी खुद ही अकेले बजाई जा रहे हैं। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है। मुझे जरा ये अपनी उंगलियों पे गिन के बता दें कि कितने इनके कैंडिडेट पंजाब में जिन्होंने अभी तक पेपर्स डाले हैं और कितनों की अभी तक स्क्रूटनी हुई है। हम आपको बता देते हैं, हमारे पाकिस्तान से 40,000 लोगों ने नून लीग के टिकटों के लिए पार्टी से अप्लाई किया है। हमें तो एक मसला, और आपने देखा है पहले शॉर्ट लिस्टिंग हुई, फिर अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रोज बैठ के तो पार्लिमानी बोर्ड बैठता है और सारे इंटरव्यूज मजीद हो रहे हैं जो फाइनल करने के लिए कैंडिडेट्स। तो हमें तो प्रॉब्लम पड़ी हुई है क्योंकि हर हलके में से कम 8-9 कैंडिडेट्स हैं। अभी सीट एडजस्टमेंट्स भी अगर हमने करनी है तो बड़ा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो अपने पार्टी के जो वर्कर हैं उनके हक पे डाका ना डले, और जो बुरे वक्तों में पार्टी के साथ खड़े रहे वो उनको तो हरगिज़ भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर हमें कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की भी तो हमें अच्छा खासा एक मतलब है कि एक सोच विचार करके करनी पड़ेंगी। और देखिए मियां राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब में हमें 125 के करीब सीटें मिल जाएंगी, लेकिन नेशनल असेंबली में जब आपने हुकूमत बनानी हो तो आपको 172 चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप इल्हाक करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, क्योंकि एक ये नंबर गेम है। वो आपके पास अगर नंबर पूरे नहीं होंगे तो आप हुकूमत नहीं बना सकते हैं। अब ये बेचारे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, इनको शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि बच्चे देखें हमारा आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, अब रोना पीटने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने लोगों को बताएं कि सिंध में क्या कारकर्दगी है, आपने सिंध में क्या काम किया है, लोग जी क्यों आपको सिंध में दोबारा इलेक्ट बताएं जी करके लाए। ज्ञानचंद साहब। पंजाब में तो खैर वैसे ही इनका है ना ही रोए नहीं, ना कोई पिटे। मतलब बेचारे एग्जिस्ट नहीं करते पंजाब में, लेकिन कम से कम सिंध का तो बताएं ना कि वहां क्या किया है। नहीं जी, ज्ञानचंद साहब जाके अपने बिगड़े हुए बच्चे को बता दें कि रोए पीटना छोड़ दे, रोना पीटना छोड़ दे, सिंध का बताए लोगों को, वोट ले और आए। देखिए, बिगड़े हुए बच्चे ने इनको आईना दिखाया तो बुरा मान गए हैं। बिलावल साहब ने कौन सी बात है जो इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से, कुछ हकीकतें हैं कि भाई कोई जेल से बचने के लिए कर रहा है, कोई जेल से निकलने के लिए कर रहा है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और फिर जब वो जुल्फकार अली भुट्टो केस की बात करते हैं तो उनके सहूलतकार कौन थे, इनके नाम आएंगे कि ये सहूलतकार थे। अमृतों के पैदावार कौन है और अमृतों को पाल पूछ कर अवाम दुश्मनी किसने की है। तो मैं समझता हूं कि इनको समझदारी से लेकर वही नजरिया लेकर चलना है। बिलावल साहब तो ये भी कहता है कि वोट को इज्जत दो का नजरिया लेकर आप आगे चले, आप छोड़े इनको। फिर ये कहते हैं हमारे पास फैसला करने के लिए मुश्किल है, 8-8 10-10 एप्लीकेशन हैं, तो अपने लोगों को छोड़कर इसको IPP वालों को क्यों ले रहे हैं? तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान वालों को क्यों दे रहे हैं? सवाल है। तो छोटे छोटे पार्टियां जो हैं उनके साथ आप क्यों लीग के पास आप क्यों जा रहे हैं? आपके पास तो पहले ही मसला है कि आपके जीतने वाले कैंडिडेट मौजूद है। तो ये इनकी क्यों जा रहे हैं भाई? उस्मान साहब ये वैलिड पॉइंट है। तो फिर ये कह रहे हैं कि 40,000 लोगों में से सबको माइनस करके आपने 10-15 लोग IPP के, 10-15 काफ लीग के ले लेने हैं, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी पर क्या तबसरा करें हम?
देखिए ये मेरे ख्याल में बेचारे इनको मौका नहीं मिलता टीवी देखने का, या इंफॉर्मेशन इनकी सही नहीं होती है। अभी तो ये आईपीपी ने अपनी लिस्ट बनाई है, ये अभी हमारे जब लीडरशिप के पास पहुंचेगी तो फिर हम वहां पे देखेंगे कि हम कितनी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर पाते हैं। अभी तो उनकी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट नहीं है। क्यू लीग के साथ दो गालिबन सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, और कोई 3-4 सीट्स हैं प्रोविंशियल की। उससे ज्यादा हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं कि हम दे, हमारी अपनी बहुत लाइनें लगी हुई हैं कैंडिडेट्स की। और ये जो बार बार कहते हैं ना कि जेल से बचने के लिए, अरे भाई इनको बोले कि अगर हम तो मानते हैं कि भुट्टो साहब अब के जेयूआई साथ फे के साथ ज्यादती हुई कितनी थी। सीट एडजस्टमेंट करेंगे आप लोग? जी जेयूआई फे के साथ कितनी सीट एडजस्टमेंट करेंगे? उनके साथ भी जरूरत इनके नहीं है? साथ बलूचिस्तान में और केपी में इंशाल्लाह ताला सीट एडजस्टमेंट होगी, जहां जहां भी मुनासिब 1-2 समझेगी से ऊपर नहीं लीडरशिप। होगी ना? जी देखें, जहाँ हमें एक जो जहां पे विनिंग सीट्स हैं, जो विनिंग, क्योंकि हमने बाद में ये इल्हाक हमारा उसी तरह चलेगा जिस तरह पीडीएम की हुकूमत में था। तो जाहिर है जो इनको भी सीटें मिलेंगी वहां पे हम अपना जो वजन है वो भी इनके साथ शामिल कर लेंगे, तो वो फिर ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है। अब इनको कोई अगर लिफ्ट नहीं करा रहा पीपल्स पार्टी को, तो फिर ये इन्होंने रोना पीटना ही है ना। और ये बार बार जो कहते हैं ना जेल से बचना, तो इनको जरा कोई बता दें कि वो एवन फील्ड से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अल अजीजिया से भी होंगे, क्योंकि बोगस केस थे सारे। और वो इस वक्त उनका जो नाअहली का केस है वो भी 5 साल के बाद वो खत्म हो गया है, वो भी नहीं रहा। तो अब पता नहीं इनको कौन सी प्रॉब्लम पड़ी हुई है। वो अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पेशियां भुगत रहे हैं, वो कहीं भागे नहीं है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ फॉलो किया है, उन्होंने कानून के पासदारी की है, और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो ये इनको भी जरा याद करा दें कि कितना अरसा जरदारी साहब को जेल भुगतना पड़ा, और इनकी लीडरशिप ने भी कितना जेल भुगती। तो ये चीजें जो है ना, ये एक सियासी इंतकाम जो है, ये हमारे अब जुमरे में नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला चलें, एक सबको मैं साथ ब्रेक लेता लेके हूं, फिर मैं चलेंगे। मुफ्ती साहब से पूछता हूं। इसीलिए इनको बिलावल साहब को चाहिए कि एक चलें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, मुफ्ती साहब से पूछता हूं मौलाना फजल रहमान ने उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया जो वजीर दाखिला को उनका सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शन जो है, मुस्लिम लीग नून के जो KPK के सदर हैं उन्होंने कहा कि मौसम बड़ा सर्द होगा, शायद बर्फबारी हो सकती है, कोई 40 दिन आगे कर दिए जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मुफ्ती साहब पहले बताइएगा, मौलाना फजल रहमान ने क्या रिप्लाई किया है उस थ्रेट अलर्ट का जो कि वजीर दाखिला को मौसूल हुआ है? वो तो पहले गिला कर रहे थे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और पंजाब के अंदर हो यहाँ पर उस तरह से इलेक्शन की कंपेन नहीं है, तो क्या आपका लाहेअमल? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है ना। एक तो वो मौलाना साहब को कंपेन से रोकना चाहते हैं, और दूसरा ये कि हमारे कारकुनों में खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं। अच्छा, अब ऐसी बात, यानी उसका कुछ न कुछ अंदाजा तो हमें पहले से लगा हुआ था कि जब हमारे एक जलसे पर हमला हुआ और खुद कुछ ने 50 लोग शहीद कर दिए और 150 लोग जख्मी हो गए, और इस तरह हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ और वो आज तक बीमार है। तो अब इसमें बजाय इसके कि वो हमारे सेक्रेटरी वजीर दाखिला इत्तला फराम करें, उनको चाहिए ये था कि वो सिक्योरिटी का इंतजाम करें। उनको जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हुआ है। अब हुकूमत अगर सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकती तो क्या इंडिविजुअल अपनी सिक्योरिटी अपने लिए इंतजाम करेगा? ये बहुत अजीब सी बात है। लेकिन पाकिस्तान की तारीफ है कि कोई इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए या कोई और बहाना बनाने के लिए इस तरह हादसा किए जाते हैं। तो हमारे कारकुनों की तो ये तशवीश है कि खुदा न खास्ता अगर मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ हुआ तो ये नहीं है कि बाहर से कोई और लोग आकर उन पर हमला करेंगे। पहले भी उनका खुद कुछ हमले होते रहे। हम तो ये समझेंगे कि हमारा वजीर दाखिला उसमें शामिल है। ये इंतहाई हसास नौइयत का सवाल आपने पूछा है। ये इस वक्त हमारे तमाम परेशान है। हाँ, अगर हुकूमत वाकई समझती है कि दुश्मन जो है वो तकड़ा है और हम मौलाना साहब की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम वक्त से पहले बता दे, ताकि फिर
कारकुन ही अपनी जान को हथेली में रख के वो करे, मौलाना की हिफाजत करें। अब हमें क्यों मारा जाता है, इलेक्शन से क्यों चूर किया जाता है? तो बलूचिस्तान के अंदर हम विफाक के साथ हैं, वहाँ विफाक गुरेज तहरीकें चल रही हैं और वहाँ बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं। तो उन लोगों के यहाँ मुकाबले में जो विफाक पसंद जमात है वो जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ रहना और आईन के साथ रहना और जमहूरियत के साथ रहना, अगर ये ऐसा है कि इस पर सजा दी जा रही है तो ये तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इतनी बड़ी अजीम शख्सियत को वो इस तरह की थ्रेट की बात करते हैं और हिफाजत नहीं करते? मैं के हवाले से अपनी हुकूमत से कहूँगा कि मौलाना साहब को फुल सिक्योरिटी दे दी जाए और बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी दे दी और जाए। आपको अभी क्या माहौल नहीं है कंपेन करने का? कंपेन नहीं कर पा रहे आप लोग? बिलावल तो जाके जलसे कर रहे हैं केपीके के अंदर, आपको क्या मसला है? यानी आपके साथ अवाम नहीं होगी, अवाम निकल नहीं रही होगी और आप डाल रहे हैं इसके ऊपर हुकूमत वक्त के ऊपर? नहीं, तो हमने तो थ्रेट नहीं कहा कि हमें है, हमें तो वजीर दाखिला वफाकी कह रहा है कि आपको नहीं, थ्रेट आप है। उससे पहले ही कह रहे थे, ये तो बाद में उसने कहा ना। मौलाना फजल रहमान तो 3 हफ्ते पहले ही कह रहे थे कि पंजाब के अंदर इलेक्शन के लिए पूरी कंपेन है, यहाँ पर हमें तो रोका जा रहा है। तो रोक कौन रहा है? जब बिलावल जाकर वहां पर जलसे कर रहे हैं तो आपके साथ अवाम नहीं होगी, अवाम निकल नहीं रही होगी। आपने कहा डालो वक्त हुकूमत के ऊपर, हुकूमत वक्त के आप ऊपर। कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में बैठे हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये हमारे जलसे पे हमला हुआ यार, आप क्यों नहीं समझते बात को? ये सीरियस बात है, ये सवाल जवाब की बात नहीं है। हमारे एक जलसे पे हमला हुआ, कारकुनों के जलसे पर, और 50 लोग और शहीद हो गए, 135 लोग जख्मी हुई। अभी भी कल की बात है ना। जब हमारे जलसे को टारगेट किया जाएगा तो ये क्या मैसेज है कि आप न चढ़ाओ ना? कौन कर रहा है टारगेट? कौन कर रहा है? जो पीपल्स पार्टी को नहीं कर रहा। जी सर। अब आप, मैं कोई तहकीकाती एजेंसी हूँ कि मैं आपको बताऊं कौन कर रहा है? अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ वजीर दाखिला साहब, मुफ्ती साहब, आप हमें सिक्योरिटी फराम करो। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें सिक्योर करना आपका फर्ज है। ये अपने फर्ज से अपने आप को छुड़ा क्यों रही? मेरा ये सवाल है। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। ज्ञानचंद साहब, एक तो बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान, आप और देख लें बाकी पार्टीज वही उसी इलाके में जलसे नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इस हवाले से आप बड़े लकी हैं। और दूसरा, बिलावल साहब कह रहे हैं जजीज वकील, सियासतदान, जो भी सहूलतकार थे वो इस मुल्क के मुजरिम हैं और अब भी जो सहूलतकार होंगे वो मुजरिम होंगे। अब के कौन है? देखें, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहब भी बड़े चैलेंजेस लेकर आई थी। जब उनको पता चला उन पे हमला हो चुका था, उसके बाद जब पता चला कि मुशर्रफ मार्शल लगा रहा है तो दुबई से वो वापस चली आई और उन्होंने भी शहादत ली, लेकिन वो अवाम के साथ खड़ी रही। तो पीपुल्स पार्टी का एक ये तारीख रही है कि किसी भी चैलेंज से वो भागते नहीं है, वो चैलेंजेस को कबूल करते हैं। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन भी भुट्टो ने दिया, 18वीं तरमीम भी पीपुल्स पार्टी ने नी, एटम बम भी पीपुल्स पार्टी ने दिया। तो जो चैलेंजेस हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, वो पीपुल्स पार्टी ने शुरू किए और कभी भी उन्होंने जो भी चैलेंजेस आए, जिसकी तरफ से भी आए, वो भागे नहीं। दहशतगर्दों ने चैलेंज किया, बीबी दहशतगर्दों के सामने खड़ी होगी। अभी भी दहशतगर्दी के चैलेंज है तो उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बात करने वाले बिलावल भुट्टो है। ये नहीं है कि उनको कोई सिक्योरिटी के खदशात नहीं है, सिक्योरिटी के खदशात तो मौजूद है, लेकिन सियासत में उनकी कमिटमेंट है पाकिस्तान के लोगों के साथ, इसलिए वो जहां पे भी चैलेंज है वहीं वो खुद चले जाते हैं। बाकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस जिस तरह से मौलाना साहब को हैं, या ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि भी इलेक्शंस को आगे करें, ये गैर आईनी चीजों का मुतालबा कर रहे हैं। इससे इनका डर जाहिर हो रहा है कि कहीं ये हार ना जाएं, फिर दोबारा ये अपोजिशन के बैठने के आदी नहीं है, फिर दोबारा इनको कोई फ्लाइट पकड़नी पड़े और भागना पड़े। तो इतनी देर उन्होंने अपोजिशन काटी आपके साथ, 4 साल आप कह रहे हैं आदी नहीं है। हम मौलाना को कैसे ऐसे कह सकते हैं यार? ज्ञान तो भागे भी सही ना। हाँ जी, मैं तो भागने वालों की बात कर रहा हूं कि जो भागते हैं, जेलों से भागते हैं, जो चैलेंजेस से भागते हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले तो चैलेंजेस को कबूल करते हैं और उसको फेस करते हैं। हम कभी जेलों से डर कर नहीं भागते हैं।
हम कभी भी ये भी नहीं करते कि बेनजीर भुट्टो साहब 17-18 सीटों पे अपोजिशन में बैठी और मुल्क की सियासत में अपना हिस्सा डाला। तो हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ इख्तिदार चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि फेयर फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। कोई भी लाडला नहीं होना चाहिए, कोई भी लाडला प्लस नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कोई गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। अवाम को फैसला करने दें, जिसको भी ले आए, पीपल्स पार्टी को लेके आते हैं और किसी जमायत को, ये फैसला अवाम पे छोड़ दें, जो डेमोक्रेसी का असल रूह है। तो ये जो मुतालबात हो रहे, हमने तो बेनजीर भुट्टो साहब को दफना कर हम उस शोक की हालत में भी हमने तो इलेक्शन लड़ा था, फरवरी के महीने में इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था। उस्मा साहिबा, चैलेंजेस तो हैं, एक तो ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इन दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए हमने एक 40 मिनट के बाद ये बात तो मुझे समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट भगोड़ी नहीं है लाइक यू, और सेकंड ये अमीर मकाम कह रहे हैं सर्दी बड़ी है, इलेक्शन ना करवाओ, फिर इलेक्शन से भी भाग रहे हैं आप लोग, कहां भागेंगे? विकास, एक तो पीपल्स पार्टी को बोले थोड़े से बादाम खाएं, इनके हाफजे पे ना कोई असर हो गया किसी चीज का। इनको ये भी नहीं याद है कि 4 साल जो है ऑपोजिशन में इकट्ठे बैठे हुए थे हम पार्लियामेंट में, और ये भी नहीं इनको याद है कि आधे से ज्यादा लीडरशिप जो है हमारी भी और कुछ इनकी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पे बेचारे आके तो पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करते थे। तो ये इन बेचारों के जो हालात है ना, वो इस वक्त बहुत ही बेचारे डामाडोल इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको पता है कैंडिडेट नहीं मिल रहे हमें, हमारी कोई वहां पे पंजाब में कोई स्टैंडिंग नहीं है, बलूचिस्तान में भी हम फारिग हो गए हैं, केपी पे भी बस ऐसे ही हम फिर आ रहे हैं, तो वहां पे सीटें तो कोई इनकी है नहीं। तो देखिए, हम तो आप कल इलेक्शन करा लें, हम तो तैयार हैं, हमारी तैयारी तो बाकी सब पार्टी से बढ़ के। मीर मकाम केपीके में आपके सदर हैं, नवाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, आपसे भी ज्यादा उनकी मुलाकातें नवाज शरीफ के साथ होती हैं। वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं, बाकायदा तौर पर पटिशनें जा रही हैं कि इलेक्शन ना करवाएं, बर्फबारी होगी। इलेक्शन कमीशन इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है कि ये बड़ी फेड किस्म की, वेक किस्म की आपने पिटीशन जारी की है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखें, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो केपी में, चूंकि आपको पता है सिक्योरिटी का इशू है और जेयूआई के तो बहुत सारे वर्कर्स शहीद भी हुए हैं, और वजीर दाखिला खुद में इलेक्शन ना हो, पूरे पाकिस्तान में हो जाए। जी, आप कह रही हैं कि आप केपीके में इलेक्शन नहीं चाहते, पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं, क्योंकि केपीके में बर्फबारी भी और दहशतगर्दी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखिए हर एक को मौका तो मिलना चाहिए ना कि बाहर वो जलसे कर सकें, जुलूस वगैरह उनके हो, तभी कैंपेन चल सकती है ना। अगर वहां पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। हम तो तैयार हैं, हमारा तो सिलसिला सबसे आगे है, और हमें तो कल करा दें इलेक्शन। हमारी तो तंजीम पूरी मुतहर्रिक है, मैनिफेस्टो हमारा तकरीबन तैयार है, मियां साहब डेली जा रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन से। लेकिन जो वजीर दाखिला साहब है, उनको सोचना है कि किस तरह से उन्होंने केपी में भी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो निकल के तो अपनी कैंपेन चला सके। ठीक, मुफ्ती साहब, ये 3 से 4 हफ्ते मुलतवी होने चाहिए इलेक्शन। केपीके में है बर्फबारी का इम्कान जनाब? नहीं, जब हम पहले कह रहे थे कि अमन और अमान का मसला है, और ये जो 8 फरवरी है ये मौसम के लिहाज से सख्त है, और इसको अगर आप 1-2 हफ्ते लेट करें तो कोई कबात नहीं आएगी, अफवाह नहीं छूटेगा। तो उस वक्त तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, और हमारी बात को लोग संजीदा नहीं ले रहे थे। अब तो मुस्लिम की तरफ से बात भी आ गई है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लोग सर्दियों में अपने इलाके छोड़ देते हैं, गरीब इलाकों में आते हैं। इनको फिर ले जाना पड़ता है वोट पोल करने के लिए वहाँ जहाँ बर्फबारी होती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो उम्मीदवार ये काम कराता है उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है, गाड़ियाँ करनी पड़ती है। तो ये इससे बेहतर नहीं है कि उन लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने के लिए अगर इतना लेट हुआ है तो 1-2 हफ्ते और लेट कर दें। ये तो सबसे पहले हमारा मुतालबा था, इसलिए कि जिन लोग के हम नुमाइंदे हैं वो इस तरह सख्त शदीद सर्दी की लपेट में वो लोग हैं, तो हमने तो उनकी बात करनी है। और हम नहीं चाहते कि कोई कारण भी वोट डालने के हद से महरूम हो जाए। तो एक कारण तो बता रहे थे कि भाई 8 फरवरी ठीक नहीं है, इसको 28 तक ले जाओ, इसको 20 तक ले जाओ, लेकिन उस वक्त तो हमारी बात को सीरियस नहीं लिया गया।
और आज अगर मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं तो इसका माने कि हमारी बात सच थी और हकीकी थी। इस वक्त सोचा जाए और इसको जरा ठीक किया जाए। ठीक, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। ज्ञानचंद साहब, एक बात तो सही है, आज आपके साबिक वजीर आला सिंध भी ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी की वजह से हमने बेनजीर को खोया। KPK में JUIFA के ऊपर दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं, 8 फरवरी को बर्फबारी है। वो सही डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन को थोड़ा 1, 2, 3 हफ्ते आगे चले जाएं, कोई क़यामत तो नहीं गिर आ जाएगी, कोई आसमान तो नहीं गिर पाएगा। आप ही जिद के ऊपर अड़े हैं और आप इनके ऊपर सिलेक्शन का और दीगर इल्जामात लगाएंगे, उनके मुतालबात जायज़ हैं जनाब? देखें, सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो तो जायज़ हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो सिंध और पंजाब के कुछ अगर हालात बेहतर हैं तो वहाँ के जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगाए जाएं। हमने तो यकीन दहशतगर्दी में बेनज़ीर साहबा को खोया। यानी आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जाए। देखिए, बेनज़ीर साहबा वापस आई थी तो हमारे 200 के करीब कारकुन शहीद हुए थे, जो कराची में हुआ था 18 अक्टूबर का वाक़ा। उसके बाद हमारी बेनज़ीर साहबा, हमारी लीडर को शहीद कर दिया गया। फिर भी हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर कहा था कि इलेक्शंस को होने दो। तो इस बर्फबारी की जब खून की नदियां बह रही थी तो भी हमारा मुतालबा था कि इलेक्शंस को होने दें। आज बर्फबारी की वजह से, किसी थ्रेट की वजह से इलेक्शंस मुलतवी करना कोई मुनासिब नहीं है। आगे सेनेट का इलेक्शंस भी होना है। अगर ये इलेक्शंस इस टाइम पे नहीं हो सकते हैं तो सेनेट भी अधूरा रह जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रहेगा, ये बनाना रियासत बन जाएगी। तो स्टेट्स को चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कबूल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं नहीं समझता कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी भी किस्म के बहाने से या किसी भी किस्म के थ्रेट की वजह से हम आगे पीछे कर सकते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे अमल पहले ही डिले हो चुका है उसको अब किसी भी सूरत में अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क को बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करने के आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया को भी हमें जवाबदाह होना है और वो कभी इस किस्म के अरेंजमेंट्स को नहीं मानेगी। तो अभी सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि इलेक्शंस को मुलतवी करने की ज़रूरत है। तो हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। जो भी रिजल्ट्स आए, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का ही मुतालबा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। पर जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी चैलेंजेस, उन सबको अबूर करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस्मा कारदा साहबा, एक तो गवर्नर KPK भी ये कह रहे हैं, आपके अमीर मकाम भी ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी तो एक बात पे हक बजानिब है कि आगे ही 1 साल डिले हो चुका है। जो काम 14 मई को होना था सूबों के अंदर, वो आज तक नहीं हुआ, उसको 8 फरवरी को होना है। 8 फरवरी से भी आगे 1 महीना ले जाएं तो मजीद तजब्जुब का शिकार होगी, अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ेगी, पीपल्स पार्टी के लोग बेचैन होंगे, बड़ी तादाद में लोग कहेंगे कि शायद ये मुल्क डिरेल की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको लॉक कर देना चाहिए। और ऐसी कोई पिटीशन नहीं, बल्कि आपको भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए और ऐसे बयान से भी गुरेज करना चाहिए। ना इलेक्शन कमीशन के पास बैठने की कोई गुंजाइश है, बस अब जो हो गया, इलेक्शन होंगे। वकास, ये जो 2 आपने वाकयात बताए हैं ना, जो पिछली इलेक्शन जो थी और जो ये वाली इलेक्शन थी, इसका कोई मुआवजा नहीं आपस में। वो तो उन्होंने गैर आईनी तौर पे इमरान खान ने खुद पंजाब और KP की असेंबली खत्म की थी। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं। तो जब नेशनल असेंबली की जब मुद्दत खत्म ही नहीं हुई थी तो इलेक्शन कहाँ से हो सकता था? तो ये तो बिल्कुल अब जो इलेक्शन है मेरे ख्याल में उसमें ये बात बिल्कुल वजन रखती है कि सेनेट की इलेक्शंस जो है वो भी ड्यू हो जाएंगी। वो मार्च में खत्म हो जाएगा टेन्योर हमारा सेनेट का, तो फिर एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। तो हर हाल में हम लोगों को उससे पहले इलेक्शन में जाना है। अगर अब मुझे नहीं पता, हम तो कल भी करने को तैयार है इलेक्शन, हमें हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अगर ये KP वाले समझते हैं कि जी कोई 1 आध हफ्ता आगे करे, तो ये अब इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है, हमारे इदारों पे डिपेंड करता है। हम इसमें क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम 1 आध हफ्ता ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे?
मुफ्ती साहब को मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहबा, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। आज तो यही है कि इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे, ये सवाल तो बहुत दफ़ा पूछा गया, इसका जवाब भी मिल गया, लेकिन आज भी सियासतदान यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे होना चाहिए। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।